Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 8th एनसीईआरटी सीबीएसई का ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का 10th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले इस थर्ड चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के हम 9 वीडियो लेक्चर ला चुके हैं, जिसमें हमने मिनरल्स की बात की है, जिसमें हमने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की भी बात की है, जिसमें हमने कन्वेंशनल सोर्सेज में से कोल, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की बात की है। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर हमने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने भी पढ़ा था कि नेचुरल गैस के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। आप पिछले के वीडियो लेक्चर जो भी हैं इस चैप्टर के, उन सभी को आप क्या कीजिए, रिवाइज करते चलिए। जैसे कि मिनरल का एक्सट्रैक्शन करने की प्रोसेस, माइनिंग, क्वायरिंग, जो भी प्रोसेस है उन सबको आप पढ़ते रहिए और डिटेल में स्टडी करते रहिए। तो आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं किसके ऊपर? हाइडल पावर के ऊपर। जी हाँ, आज का वीडियो हम बनाएंगे हाइडल पावर के ऊपर। हम पढ़ेंगे कि हाइडल पावर क्या होता है, कैसे जनरेट की जाती है, इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से खत्म होने के बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि हम जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी की बात भी करेंगे। तो हम आज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सोलर एनर्जी की बात भी करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हाइडल पावर की। जी हाँ, आज हम हाइडल पावर पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रो पावर क्या होता है। ठीक, हाइडल वर्ड को आप समझ लीजिए कि हाइडल मतलब वाटर से रिलेटेड है। जी, ये हाइड्रो, हाइडल ये सब कैसे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड है। ठीक, हाइड्रोजन से होता है ना, वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रो से बनता है, तो इसी हाइड्रोजन से जोड़ा गया इसको। ठीक, तो देखिए जो भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी वाटर की हेल्प से, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रो एनर्जी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, या फिर हाइड्रो पावर बोलेंगे। ठीक, ये आप ध्यान में रखिए, या फिर हाइडल पावर बोलेंगे। द एनर्जी ऑब्टेन्ड, द एनर्जी जनरेटेड और द एनर्जी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर। जी हाँ, बहते हुए पानी की मदद से जो एनर्जी ऑब्टेन की जाती है ना, उसे ही क्या बोलते हैं? हाइडल पावर बोलते हैं। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन सिंपल से भाषा में आप लिख सकते हैं, एनर्जी जनरेटेड with the help of running water is known as हाइडल पावर। तो पहले तो हम आपको इसका डायग्राम बना के बढ़िया समझाते हैं कि इससे जनरेट कैसे किया जाता है। तो सिंपल देखिए, अगर आप देखते हो कि कोई ऐसी नदी है, क्या है? रिवर है। ठीक, तो अक्सर आपने देखा होगा रिवर के ऊपर डैम बनाए जाते हैं, बैरियर। अक्सर आप देखते हो कि ऐसा रिवर के ऊपर बना दिया जाता है ना। देखे होंगे आपने कि ऐसा बनता है, चैम्बर जैसा, गेट जैसा रहेगा। वो गेट में पानी गिरते रहता है, झरने टाइप। देखा होगा आपने, देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना। ठीक, तो क्या होता है, कुछ ऐसे बने होते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर ऐसे गेट्स लगे होते हैं। ठीक, ऐसे गेट्स लगे होते हैं, इन गेट से पानी गिरता है। क्या होता है? पानी गिरता है। तो ये जो पानी गिरता है ना, क्या करते हैं, ये जो पानी कोई ऐसी नदी बह रही है, तो उस नदी के रास्ते में रुकावट आ गई, तो क्या होगा, यहाँ पर जो पानी ऐसा बह रहा है, अब रुकावट है तो पानी आके जमा होगा, जमा होगा, जमा होगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, ढेर सारा पानी वहाँ जमा हो जाएगा। ठीक है, देखा होगा आपने अक्सर ऐसा क्या होता है, रास्ते में रुकावट कर दो तो ऐसा होता है। ठीक, फिर ये पानी यहाँ गिर जाते हैं, क्या करते हैं, पानी को पाइप से ऐसे थोड़ा सा होल करके ऐसी जगह चैम्बर बना देते हैं, गेट्स बोलते हैं, डैम के गेट्स बोलते हैं, जिसको फ्लड गेट भी बोला जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, पानी गिराया जाता है नीचे, फिर धीरे धीरे पानी छोड़ते हैं। ठीक, तो जब पानी नीचे गिरता है ना, तो वहां पर क्या करते हैं, एक ऐसा ब्लेड वाला टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन, जी हाँ, टरबाइन में कुछ ज्यादा आप एक्स्ट्रा समझने की जरूरत नहीं है। टरबाइन का मतलब क्या होता है? मोटर। जी हाँ, ऐसा मोटर, ऐसा जनरेटर जो पानी के लिए लगता है ना, जो पानी वाला मोटर होता है उसको टरबाइन बोलते हैं। सिंपल भाषा में समझिए कि पानी में जो मोटर लगता है ना, जनरेटर, उसको क्या बोलते हैं? टरबाइन बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे? टरबाइन। तो ये टरबाइन है। अब ये पानी इसके ऊपर गिरेगा, ब्लेड्स के ऊपर, पंखों के ऊपर, तो क्या होगा, वो ब्लेड्स घूमेंगी, गोल गोल घूमेंगी। तो क्या करते हैं, ये जो पानी हमने रोका हुआ है डैम का, रुकावट बना के, ऐसे रुकावट बना के रोका है, उसको पाइप के थ्रू ऐसा ब्लेड पे गिराते हैं। इसके ब्लेड पे? टरबाइन के ब्लेड्स पे। टरबाइन के ब्लेड्स पे जब पानी गिरता है तो ब्लेड ऐसे ऐसे घूमने लगती है, जैसे हमारा पंखा घूमता है। पंखा ऐसा घूमता है तो इस ब्लेड को ऐसा लगाया तो ये ऐसे घूमता है ना। अक्सर आपने देखा होगा, मेले में नहीं आता कि हाथ में बच्चे पकड़ के घूमते, कागज का बना होता है, साइकिल पे ऐसा लगा देते, गोल गोल पवन चक्की ऐसा घूमता है, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा टरबाइन भी रहता है। तो उसी टरबाइन के ब्लेड पे पानी धीरे धीरे गिरता है, तो ब्लेड्स ऐसे रोटेट होती हैं। जब ये ब्लेड घूमना शुरू होती हैं, तो इस मोटर में, इस जनरेटर में, इस टरबाइन में क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली, विद्युत, है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रो पावर बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, या फिर हाइडल पावर बोलते हैं। तो यही सब क्या है, हाइडल पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो ये हमने आपको डायग्राम की मदद से समझा है कि कैसे जनरेट किया जाता है। कैसे किया जाता है? बहते हुए पानी पर रुकावट बनाते हैं। पानी ऐसा सब बह रहा था तो बीच में ऐसा रुकावट बना दी है ना, डैम बोलते हैं इसको। रुकावट को क्या बोलते हैं? डैम, बैरियर बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ बनाया जाता है? सिर्फ बहते हुए पानी पे। पानी अगर रुका हुआ है, मान लीजिए तालाब का पानी है, तालाब का पानी बह रहा है क्या? नहीं,
तो वो कहीं गिरने वाला है क्या? नहीं, ना गिरेगा, ना ब्लेड्स घूमेगी, ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसलिए बहता हुआ पानी से ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर बनाया जा सकता है फ्रॉम रनिंग वाटर ही, ध्यान रखिएगा। ठीक, कैसे किया जाता है? उसको बैरियर बना के पानी को रोका जाता है, फिर उस पानी को पाइप के थ्रू द मीडियम ऑफ पाइप द वाटर इज pour on या water gets fall on the shaft और फैंस और ब्लेड्स और रोटर ऑफ द टरबाइन। जी हाँ, जो भी बोलते आप, रोटर बोलिए, फैन बोलिए, शाफ्ट बोलिए, ब्लेड्स बोलिए ना, टरबाइन की पंखे ऐसे घूमेंगे। हिंदी भाषा में बोले सिंपल, आपकी भाषा में तो पंख है ना, उस पंखे के ऊपर घूमेंगे तो क्या होगा? अपने आप घूमेगा, घूमेगा तो क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और जो इलेक्ट्रिसिटी इस माध्यम से जनरेट होगी ना, पानी वाले से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, या फिर हाइड्रो पावर बोलते हैं, या फिर हाइडल पावर बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो ये आई होप कि पूरा क्लियर हो गया होगा कि हाइडल पावर क्या है, कैसे जनरेट किया सकती है। अब हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं इसके बारे में, कैसे कैसे फंक्शन होता है, क्या होता है। चलिए इसकी जानकारी हम लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं हाइडल पावर के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकली। इसके पहले हमने प्रैक्टिकली देख लिया, डायग्राम समझ लिया कि पूरी प्रोसेस कैसे होती है, कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हाइडल पावर जनरेट किया जाता है। ये पूरा हमने अच्छी तरीके से डायमेट्री समझ लिया है। अब उसी को हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट, कि कैसे वो स्टेप बाय स्टेप होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहली बात, डेफिनेशन क्या दी जाएगी? द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय रनिंग वाटर इज नोन एज, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय रनिंग वाटर इज नोन एज हाइडल पावर। ध्यान रखिएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइडल पावर दोनों बोलते हैं इसको, ठीक है। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय रनिंग वाटर, याद रखिएगा रनिंग वाटर ही बोल रहे हैं हम बार बार, क्योंकि रनिंग वाटर नहीं रहेगा तो ब्लेड्स घूमेंगे नहीं, ब्लेड्स घूमेंगे नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वाली नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए आप, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय रनिंग वाटर इज नोन एज हाइडल पावर। चलिए दूसरी बात, वाटर इज स्टोर्ड इन डैम एंड मेड फॉल फ्रॉम हाइट। क्या किया जाता है? नदी के ऊपर डैम बना लिया जाता है। वो डैम में क्या होता है? पूरा पानी जमा रहता है। अब डैम बैरियर जैसे ही बनाया जाएगा, सीमेंट का होगा, जैसे भी गवर्नमेंट बनाती है उसका देखना अलग प्रोसेस है, ठीक। तो वाटर इज स्टोर्ड इन डैम्स एंड मेड फॉल फ्रॉम हाइट। अब क्या किया जाता है? डैम बना के उसमें गेट्स बनाए जाते हैं, पाइप लगाए जाते हैं, चैम्बर बनाए जाते हैं, कुछ भी, और उससे पानी गिराया जाता है नीचे, यानी हाइट पे बनाना पड़ेगा। ऊंचा रहेगा तभी तो गिरेगा ना, नीचे रहेगा और ब्लेड ऊपर लगा तो पानी उठ के ऊपर थोड़ी जाने वाला, टरबाइन के नहीं जाएगा ना। यानी कि टरबाइन नीचे होने चाहिए और पानी ऊपर से गिरना चाहिए। जैसे आप झरने के नीचे खड़े हैं, आपके सर पे ब्लेड लगा है, पानी ऐसा गिरेगा तो ना ब्लेड घूमेगा। तो बिल्कुल यही प्रोसेस होगी इधर, ठीक। वाटर इज स्टोर्ड इन डैम एंड मेड फॉल फ्रॉम हाइट, और हाइट से गिरेगा तभी क्या होगा? द वाटर फ्लोज ओवर टरबाइन ब्लेड। जी हाँ, जैसे पानी नीचे गिरेगा तो ब्लेड्स के ऊपर से बहेगा, ब्लेड्स के ऊपर प्रेशर बनेगा, ब्लेड ऐसे घूमेंगे। जैसे पानी जैसे ब्लेड है, इसके ऊपर पानी गिरा तो ये ऐसा घूम गया, फिर घूम के आएगा, फिर पानी ऐसे घूमते घूमते ऐसे घूमते रहेगा ना, तो ऐसे रोटेट होते रहेंगे ब्लेड्स। तो इन रोटेट होती ब्लेड से ही क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा ना। ये रोटेट हुई ब्लेड क्या करेंगी? जो जनरेटर होगा, जो टरबाइन होगा, उसको ऑन कर देंगी, उससे वो घूमने रहेगा और वो फोर्स हो जाएगा तो क्या जनरेट करने के? जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मूविंग ब्लेड्स टर्न्स जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मूविंग ब्लेड क्या करती हैं? जनरेटर को फोर्स करते हुए क्या प्रोड्यूस करे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, ठीक। इसी को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पानी जो है गिरता है ब्लेड्स के ऊपर, टरबाइन के, टरबाइन घूमती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसी इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय रनिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये डेफिनेशन है, पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि कौन से नेशन में ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो प्राग, नॉर्वे और ब्राजील, ये दुनिया के लार्ज, चाइना भी इसमें लार्जेस्ट कंट्रीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। कौन सी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड की 1/4 इलेक्ट्रिसिटी जो है पानी से जनरेट होती है। 1/4 इलेक्ट्रिसिटी पूरे वर्ल्ड की कैसे जनरेट होती है? पानी से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, थी। और दुनिया के जो लीडिंग नेशंस है, प्राग, नॉर्वे, ब्राजील, चाइना, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो किसमें माहिर है, सबसे आगे हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। इंडिया में भी भाखड़ा नंगला डैम है, गांधी डैम है, गांधी सरोवर डैम है ना, और सरदार सरोवर वैली प्रोजेक्ट है। इस तरह के डैम्स बनाए गए हैं ताकि वहां से हम क्या जनरेट कर सके? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। और गवर्नमेंट दिन ब दिन नए नए डैम वाले प्रोजेक्ट लाती है ताकि नए नए डैम बनाए जा सके और डैम बना के किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सके। तो ये हमने बात कर ली है हाइडल पावर की, और किस तरह से हाइडल पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ये पूरा हमने आपके सामने क्लियर करके रख दिया है। अब हम बात कर लेंगे कि इसके फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होगा। भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है तो फायदा हो रहा है अपने को, तो इसके फायदे और नुकसान के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइडल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि हाइडल पावर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, हाइडल पावर के फायदे और नुकसान की बात करें, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो हमें उन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा जिससे हमें फायदा पहुंच रहा है इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी से,
और उन बातों को भी जानना होगा, बताना होगा जिनसे हमें नुकसान भी हो रहा है। तो देखिए किसी भी चीज़ का अगर फायदा है तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी जरूर होता है, तो उसके नुकसान को साथ ही उसके फायदे को हम डिस्कस करने वाले हैं। जिस भी चीज़ का फायदा ज़्यादा होता है, नुकसान कम होता है, हम क्या करते हैं वही चीज़ करते हैं। लेकिन जिस चीज़ का नुकसान ज़्यादा हो फायदा कम हो उसको नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। बट इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं और आप डिसाइड कीजिएगा फायदे पढ़ने के बाद, नुकसान पढ़ने के बाद क्या ये काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइडल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं फायदे की, नुकसान की बात बाद में करेंगे। पहले हम फायदा देख लेते हैं, क्या क्या फायदा होता है हाइडल पावर स्टेशन से या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से, है ना। तो देखिए सबसे पहली बात कि नॉन पॉल्यूटिंग है, कुछ जल ही नहीं रहा है, ना कुछ जला रहे हैं ना कुछ भी आग वाग लगा रहे हैं, तो पॉल्यूशन होने का खतरा ही नहीं है। कोई जहरीली गैस नहीं निकल रही, पानी तो है, पानी तो ब्लेड पे गिर रहा है, मोटर ही तो घूम रही है, इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है ना। अपने घर में देखिए मोटर चलता है, कोई धुआं निकलता है नहीं निकलता, ठीक। तो पानी बस गिर ही रहा है तो कोई पॉल्यूशन नहीं, ना वाटर पॉल्यूशन हो रहा है इससे, ना ही नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, ना ही इससे कोई एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो किसी तरह का पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है। ये सबसे पहला फायदा। कोई भी फ्यूल का ना सबसे पहला मेजर फायदा ये होना चाहिए कि वो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, और यहाँ पर है यानी हाइड्रो पावर के जो है सबसे पहला फायदा ये है कि इट इज पॉल्यूशन फ्री, डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन नहीं करता। दूसरी बात यानी कि नॉन पॉल्यूटिंग है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात प्रमोट फिशिंग एंड इरिगेशन, ये क्या करता है फिशिंग को यानी मछली पालन और इरिगेशन यानी कि सिंचाई को बढ़ावा देता है। कैसे हम आपको बताते हैं, जिस भी एरिया में डैम का पानी रोका जाएगा यानी बहती नदी का पानी रुकेगा, पानी पहले बह जाता था तो क्या होता था उसको इरिगेशन करने में यानी मछली पालने में, मछली भी नदी के साथ बह जाती थी, बट अब डैम है तो मछलियां उस साइड नहीं जा पाएंगी। जैसे ये नदी है और यहाँ पर डैम बना दिया तो ये मछलियां उस साइड नहीं जा सकती और बह के, तो इस पूरे एरिया में खूब सारी मछलियां रहेंगी हमेशा, है ना। और यहाँ का पानी का लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा, क्योंकि ये तो दीवार है तो यहाँ पर डैम है तो यहाँ का पानी इतना ज्यादा लेवल होगा। यहाँ नीचे होगा क्योंकि यहाँ पानी रुक नहीं रहा है, यहाँ पे ज्यादा होगा कि पानी रुक रहा है, तो क्या होगा यहाँ के लोग इरिगेशन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ मछली पालन भी कर सकते हैं। यानी कि डैम बनने से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का फायदा नहीं है, इससे और भी अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आ रही है। कौन सी अपॉर्चुनिटी, इरिगेशन करने की, किसानों के लिए सिंचाई, अपने फसलों को पानी दे सके। दूसरी बात यहाँ पर फिशिंग भी हो सकती है यानी कि मछली पालन भी किया जा सकता है, यानी फूड जनरेट करने का एक और मेथड, व्यापार जनरेट करने का, पैसा कमाने का, इनकम जनरेट का एक और मेथड, यानी इसका इकोनॉमी भी अच्छा खासा रोल है, देश को मदद मिलती है, यानी अमीर बनने का भी चांस मिलता है, पैसा कमाने का भी चांस मिलता है इससे। तो ये बात कर लिया हमने प्रमोट फिशिंग एंड इरिगेशन। तीसरी बात करते हैं चीप, बहुत सस्ता है ना भाई। कर क्या रहे हैं हम, एक बार तो हमने डैम बना दिया, एक बार टरबाइन लगा दिया तो और कुछ करना नहीं है, पानी तो नेचुरल पहले से फ्री अवेलेबल है, पानी खर्च भी नहीं कर रहे, खरीदना भी नहीं है, बहुत ही चीप है, बहुत ही चीप मतलब इतना भी चीप नहीं कि 2-4 रुपए में लगा दिए। डैम बनाना पड़ेगा, इतना बड़ा डैम का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बड़ा सा टरबाइन लगाना होगा, पूरा सेटअप करने होगा, लेकिन उसके बाद कोई खर्चा ही नहीं है, फिर ना इलेक्ट्रिसिटी लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट हो रही है ना भाई, लगाना थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, तो कोई बिजली का बिल भी नहीं रहेगा, यानी सस्ता है सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई कोयला खरीद के खुद के नहीं लाना है, खुद लगाना ऐसा नहीं है, ठीक। तो ये हमने बात कर ली एडवांटेजेस की, ये क्या है पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। दूसरी बात दूसरे मौके अपॉर्चुनिटीज देता है, किसका, इरिगेशन करने का, फिशिंग करने का। तीसरा कि ये बहुत ही सस्ता है, ठीक। अब ये तो बात होगी इसके फायदे की, एडवांटेजेस की। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला डिसएडवांटेज, डिस्प्लेस ऑफ लोकल कम्युनिटी यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, यानी एक जगह से दूसरे को हटाना पड़ता है। जिस भी एरिया में डैम बनेगा, मान लीजिए इस एरिया में डैम बन रहा है तो यहाँ आसपास जितने भी गांव होंगे उनको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पानी जमा हो जाता है भाई ढेर सारा, उनको हटाना पड़ेगा, उनके घर टूटेंगे, उनका खेत जाएगा खराब हो जाएगा, उनका बगीचा वगैरह जो भी होगा है ना वो खराब होगा, यानी लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, यानी उस लोगों को उस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए आप, बहुत ही सीरियस टॉपिक है, आप इमेजिन कीजिए कि आप बचपन से आप रह रहे हैं, आपका पूरा परिवार, दादा परदादा नानी सब खानदान पूरा रह रहा था, और अचानक से आपको एक दिन नोटिस आता है कि यहाँ डैम बन रहा है, चलो खाली करो, है ना। तो जिसमें आप रह रहे हैं आपका पुश्तैनी घर ये सब खाली करना पड़ता है, तो लोगों की फीलिंग्स को नुकसान पहुंचता है, ठेस पहुंचती है। दूसरा इनअंडेड्स इन लो लाइंग एरिया, इनअंडेड्स का मतलब होता है सैलाब, सैलाब मतलब बाढ़, समझ लो आप, क्या आती है, बाढ़ आती है भाई। इस अपर के एरिया में पानी जमा है तो यहाँ पे जो भी ढलान वाले एरिया होंगे नीचे, वहां पे क्या आएगी, बाढ़ आ गई, वहाँ पानी जमा हो जाएगा ढेर सारा, आसपास के लेके पानी में डूबने लगेंगे। गलती से कभी डैम ब्रेक हो गया, फूट गया तो पूरा पानी एक साथ नीचे जाएगा, तो पूरी बाढ़ आ जाएगी भयानक, है ना, सब कुछ बह जाएगा पानी के साथ। तो क्या करता है, इनअंडेड्स इन लो लाइंग एरियाज, निचले इलाकों में पानी भर देता है, सैलाब ला देता है, बाढ़ ला देता है। कौन, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से, हाइड्रो पावर बनाने से, ठीक। तीसरी बात एक्सपेंसिव टू सेटअप, जी हाँ भले ही सस्ता है, लगाने के बाद कोई खर्चा नहीं है, लेकिन लगाने के लिए तो बहुत खर्चा है ना, इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू सेटअप, है ना, बहुत बड़ा डैम बनाना होगा, इतना सारा मेहनत लगेगा, पैसा लगेगा, लोगों को हटाना, उनके लिए भी नया घर देना, साथ ही साथ बनने का उसमें टरबाइन फिट करना, सारा मैनेजमेंट जो है बहुत पैसा लगता है ना। एक बार लगाने में बहुत ज्यादा पैसा है, लगाने के बाद तो पूरा चीप है, कोई पैसा ही नहीं है, लेकिन जब लगाना है तो बहुत सारा अमाउंट खर्च करना पड़ता है। तो ये हमने बात कर ली है हाइडल पावर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज का।
सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर हमने बात की हाइडल पावर की। जी हाँ, हमने पहले डायग्रामेटिकली समझा कि हाइडल पावर क्या होता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है। इस हाइड्रो पावर जनरेशन का दूसरा भी नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमने पढ़ा डेफिनेशन कि वो एनर्जी जो प्रोसेस की जाती है रनिंग वाटर से, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। उसके बाद हमने थ्योरेटिकली समझा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से एनर्जी जनरेट की जाती है बहते हुए पानी से। हमने भी देखा कि नॉर्वे, प्राग जैसी, ब्राजील जैसी कंट्रीज जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सबसे आगे हैं, चाइना वगैरह, जिसमें इंडिया का भी कुछ है, जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम, सरदार सरोवर वैली है ना, ये भी फेमस है किसके लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। उसके बाद हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखा, कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कुछ फायदे हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के कुछ नुकसान हैं, ये सब हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अपने आने वाले अगले वीडियो लेक्चर में हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की शुरुआत करेंगे, जैसा कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की बात हमने की है। जी हाँ, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, यानी जो कॉमन नहीं है, जो सबको इस्तेमाल नहीं करता, जो ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते, जो अभी भी आना शुरू हुआ है, उस तरह के एनर्जी सोर्स की बात करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, इसी तरह आप देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।